नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड प्रथम वर्ष। ठीक है, बीएड प्रथम वर्ष या आपका मान लीजिए कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है, तो ये तैयारी आप ही के लिए कराई जा रही है। और दोस्तों, आपको ये कि यहाँ पर जानकारी हम दे देना चाहते हैं कि अगर आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से अगर बीएड कर रहे हैं और आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आपके लिए तो ये महत्वपूर्ण ही है। लेकिन आप अगर जेएनयू से या किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर बीएड कर रहे हैं, तो ये सिलेबस वही होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आप जेएनयू से कर रहे हैं, ठीक है, या किसी अदर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो क्या उसमें सांख्यिकी के शैक्षिक उपयोग नहीं आएंगे? क्या उसमें मापन नहीं आता है? क्या उसमें बुद्धिलब्धि नहीं आती है? ये सब सिलेबस एक ही होता है। ठीक है, तो ये चैनल, इस चैनल के साथ आप बने रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको विषयवार, जैसे अभी हम पेपर फोर के अति लघुत्तरीय प्रश्न का 50 सीरीज लेकर के हम चल रहे हैं। जब ये 50 सीरीज कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद से लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे, उसके बाद से लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे, यानी चारों पेपर का, ठीक है, चारों पेपर का आपका पूरा सिलेबस हम तैयार कराएंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को, आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और एक चीज यहाँ पर और आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, जैसे बहुत सारे आप वीडियो यूट्यूब पर देखते होंगे, तो वहां पर देखते होंगे कि लिखा होता है कि 4 शब्द, केवल हमारे 4 बातों को आप याद रखिए, आप 80+ ऊपर लाएंगे। तो क्या आप 4 वो शब्द याद करके सांख्यिकी की परिभाषा या सांख्यिकी क्या चीज होता है, इसको आप समझ सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसे चक्कर में ना आप पड़ें और आप थोड़ा सा मेहनत करें। इस चैनल पर आपको सीरीज, जैसे मान लीजिए कि पेपर 4 का ये अति लघुत्तरीय प्रश्नों का 50 प्रश्नों का हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि आज एक 6 वीडियो का, लगभग 5 वीडियो का पहले बना चुके हैं, नहीं 10 वीडियो का पहले बन चुका है, और ये 11वां वीडियो है। ठीक है, लेकिन हम केवल 5-5 वीडियो का ही ये जो वीडियो है बना रहे हैं, जिससे कि आपको देखने में अपना ये न लगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि छठा क्वेश्चन क्या है, पेपर में कैसे आता है और क्या कैसे लिखना है। तो हम लोग देखेंगे सांख्यिकी। ठीक है दोस्तों, आपको हम केवल अंक, जो भी ये शब्द लिखा हुआ है, इसी को समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जो किताबी ज्ञान होता है उसको आपको समझना मुश्किल होता है, और पेपर में आपको अपने मन से, अपने दिमाग से ही लिखना पड़ता है। तो दोस्तों, सांख्यिकी, सांख्यिकी क्या होता है? संख्या से, इसमें संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, संख्या, संख्या के शैक्षिक उपयोग, यानी जब हम, आप परीक्षा देते हैं, आपका मूल्यांकन किया जाता है, तो उसमें कहा जाता है ना कि आप 50 में आपने 34 नंबर पाया है, या 50 में आपने 20 नंबर पाया है। तो इस तरीके से जो संख्या पद्धति होती है, जो सांख्यिकी होती है, जो आपका रिजल्ट सांख्यिकी के रूप में तैयार किया जाता है, वही सांख्यिकी शैक्षिक उपयोग है, उसी का उपयोग है। तो इसी चीज को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका तैयार होता है, सी टेट के मायने में भी ये तैयार होता है, तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए और इस चीज को लिख लीजिए। जहां भी आपको सांख्यिकी का सब्जेक्ट, जो भी सांख्यिकी का मान लीजिए कि पेपर में कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। उनका जन्म 29 जून 1883 में कोलकाता में हुआ था। ठीक है, अगर आप किसी भी सांख्यिकी के संबंधित अगर क्वेश्चन आता है और केवल आप ये दे करके, ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, और ये इनका 29 जून 1883, अगर ये लिख देते हैं तो 2 नंबर का है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो केवल आपको ये देखिए इसका कमाल। ठीक है, प्रशांत चंद्र, अब ये सांख्यिकी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, ये कब? 1883, 29 जून 1883। अब देखिए सांख्यिकी होती क्या है। अभी आपको हम समझा चुके हैं कि सांख्यिकी क्या होती है। संख्या पद्धति, आपका रिजल्ट जो संख्या में तैयार किया जाता है, वही सांख्यिकी है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का, जो आंकड़ा आपका रिजल्ट होता है, आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन क्षेत्र में लागू है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सांख्यिकी का शैक्षिक नियोजन
शैक्षिक प्रशासन, विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन छात्रों के वर्गीकरण, शिक्षण विधियों के मूल्यांकन, परीक्षा के पदों का विश्लेषण करने, परीक्षा की वैधता और विश्वसनीयता का पता लगाने, छात्रों के परीक्षा प्राप्तांकों की व्याख्या करने, छात्रों के दो समूहों की तुलना करने, छात्रों के विषय में भविष्यवाणी करने, छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देने में उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो सांख्यिकी शैक्षिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने इसको देखा, जैसे मान लीजिए परीक्षा प्राप्तांक, जैसे परीक्षा में प्राप्तांक कितना है, कितना पूर्णांक पाया है, 2 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, उनमें कैसे हम लोग करेंगे कि ये बच्चा फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है या टॉप 10 में है? तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सांख्यिकी पद्धति के द्वारा करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा सांख्यिकी के शैक्षिक उपयोग। ठीक है, क्या देखे? सांख्यिकी का शैक्षिक उपयोग, यानी शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का क्या उपयोग है, यही हम लोगों ने देखा। तो इसको हम दोस्तों हम विश्वास करते हैं कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम आप लोगों को यही चाहेंगे कि केवल आप हेडिंग समझिए। हेडिंग समझ लेंगे तो आप पेपर में अपने आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन अब आ जाता है। क्या क्वेश्चन है? शिक्षा में सहसंबंध के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर केवल समझना है शिक्षा में सहसंबंध, यानी जो आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें सहसंबंध के महत्व। जैसे मान लीजिए कि आप विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उसके साथ आप कोई खेल, एनसीसी जैसे होता है ना, लोग इंक्लूड कर लेते हैं, शिक्षा के साथ एनसीसी कर लिए, उसके बाद से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कोई खेल कूद अपना उसके साथ ही अपना कर रहे हैं, शिक्षा के साथ कंप्यूटर सीख रहे हैं, यानी कुछ अलग से कर रहे हैं, तो वो भी उसका क्या महत्व है। तो ये दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप एजुकेशन कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उसके साथ खेल कूद में भी आप भाग ले रहे हैं और खेल कूद में भी अपने आप को पारंगत कर रहे हैं। तो शिक्षा के साथ अगर खेल कूद, हो सकता है कि शिक्षा मान लीजिए कि आप ले रहे हैं और खेल कूद में ही आप आगे निकल जाएं। तो शिक्षा के क्षेत्र में सहसंबंध जो खेल कूद होता है या अलग पाठ्यचर्या होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैसे महत्वपूर्ण है इसको देख लीजिए नीचे। 2 विषयों के सहसंबंध की सहायता से किसी छात्र की एक विषय की योग्यता के आधार पर उसकी दूसरे विषय की योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आप बीएड कर रहे हैं और आप पहले पेपर, जो पहला पेपर आपका था 90 नंबर का था, और 90 नंबर में आपने, जो 90 नंबर पेपर था, पहला पेपर में 80 नंबर आपने पाया। तो इसमें क्या हुआ? इसका जीता जागता उदाहरण एक ये है कि जैसे मान लीजिए अभी लॉकडाउन लगा था ना, इस साल भी ये हो रहा था कि आप लोग प्रमोट कर दिए जाएंगे कि पेपर होगा, लेकिन लॉकडाउन तो अब खुल चुका है, अब तो पेपर होगा ही होगा। तो जैसे मान लीजिए कि उसमें क्या था, अगर कोई मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में था या सेकेंड ईयर में था कोई बच्चा, तो फर्स्ट ईयर में अगर मेरिट उसका 80% है तो उसको एक मान लिया गया कि जब फर्स्ट ईयर में वो 80% ला सकता है तो क्या सेकेंड ईयर में भी वो 80 के इर्द गिर्द ला सकता है। तो उसको 79 दे दिया गया, 82 दे दिया गया परसेंटेज, ये सब करके दे दिया गया। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि शिक्षा में अगर आप मैथ में, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, मैथ में अगर आपने 80 नंबर पाया, इंग्लिश में 80 नंबर पाया, तो हिंदी और साइंस जो भी है उसमें 80 के इर्द गिर्द आपको दे दिया जाता है। वो अनुमान लगाने में ये अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस शिक्षा में सहसंबंध का ये महत्व है। आगे देखिए, 2 विषयों के सहसंबंध की सहायता से यदि उपर्युक्त अनुमान सही न निकले तो यह निदान करना आवश्यक हो जाता है कि उसका क्या कारण है। निदान करने के बाद उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। यानी मान लीजिए कि अगर हम बच्चे को 2 विषय दिए, ठीक है, हिंदी और मैथ, लेकिन हिंदी में वो कुछ और नंबर पाया था, हिंदी में 40 पाया है, मैथ में 20 पाया है, तो क्यों मैथ में 20 पाया, क्यों अंग्रेजी में, हिंदी में 40 पाया, इसका निदान निकालने के लिए हम कोई उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, कि आखिर क्यों दिक्कत हुआ है, तो उसको हम उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते हैं और उसके माध्यम से उसको हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। दोस्तों हम ये भी विश्वास करते हैं कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि शिक्षा में सहसंबंध का क्या महत्व है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा प्रश्नोत्तर संख्या 8।
ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 है ये, साक्षात्कार प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? केवल हम आपको बार बार ये चीज बोल रहे हैं, केवल आप ये समझ जाइएगा तो आप एक पेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर आप एक थोड़ा सा ये देखिए, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं ये चीज? कमेंट में बताइएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साक्षात्कार का मतलब, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में। आगे देखिए, इधर देखते हैं। प्रेरक साक्षात्कार नैदानिक मनोवैज्ञानिक विलियम आर मिलर और स्टीफन रोलनिक द्वारा विकसित एक परामर्श दृष्टिकोण है, जो पहली बार, यहाँ पर एक चीज आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, साक्षात्कार इंटरव्यू, जो हम लोग इंटरव्यू देते हैं वही चीज साक्षात्कार है। तो इसको, इसके जनक या जनक कौन है, तो मिलर और स्टीफन रोलनिक, ठीक है। ये चीज आप लोग थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे साक्षात्कार के प्रेरक साक्षात्कार नैदानिक मनोवैज्ञानिक विलियम विलियम आर मिलर और स्टीफन रोलनिक द्वारा विकसित एक परामर्श दृष्टिकोण है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद कर रखिएगा साक्षात्कार के बारे में। व्यवहारिक मनोचिकित्सक में प्रकाशित एक लेख में मिलर 1983 द्वारा वर्णित किया गया। तो जो साक्षात्कार है, ठीक है, साक्षात्कार जो इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू को मिलर 1983 द्वारा वर्णित किया गया है। अब नेक्स्ट इसमें आगे कुछ देखिए क्या पॉइंट है साक्षात्कार के बारे में, क्या लिखा गया है। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है, ठीक है। यही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि साक्षात्कार क्या होता है, परीक्षा क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू में क्या होता है, एक पूछने वाले होते हैं, इंटरव्यू एग्जामिनर जो होते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अब और आप उस क्वेश्चन को बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बात फंसती है, साक्षात्कार में आप एग्जामिनर को मूर्ख बनाने की कभी भी कोशिश न करें, कभी भी मूर्ख बनाने, क्योंकि वो लोग जानकार होते हैं। उससे अगर आप माफी मांग लीजिएगा, सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तो आपको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इंटरव्यू में आप उसको मूर्ख बनाने की कोशिश अगर करते हैं तो वहां पर आप फेल हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज ये थोड़ा सा देखिए, साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं को लिखने के बजाय उसके सम्मुख रहकर, यानी एग्जामिनर के सम्मुख हम लोग बैठते हैं ना, सामने हमारे एग्जामिनर रहते हैं, हम उसके सामने बैठते हैं और वो हमसे क्वेश्चन पूछता है और उस क्वेश्चन का हम उत्तर करते हैं। तो यही साक्षात्कार है, बातचीत करके प्राप्त करते हैं। साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधि है, इसके माध्यम से प्राप्त सूचनाओं की सार्थकता एवं वैधता साक्षात्कारकर्ता पर निर्भर करता है। यानी जो एग्जामिनर होता है उसके ऊपर, साक्षात्कारकर्ता के ऊपर, जो एग्जामिनर होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, जो आपने उत्तर दिया, उसका क्या लाभ हुआ, यानी वो सही आप दिए उत्तर या गलत दिए, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ये साक्षात्कार हुआ, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है बीएड में। अब देखिए नेक्स्ट और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और लग रहा हो कि हाँ ये सर के मेहनत से आपको कुछ सफलता मिलेगी, और ये लग रहा हो कि आप इस क्वेश्चन को, मान लीजिए कि स्व आख्या तकनीकी क्या है, इसको हमारे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। और देखिए स्व आख्या तकनीकी क्या है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो स्व आख्या का मतलब क्या, स्व का मतलब क्या हुआ, अपने आप, आख्या का मतलब मूल्यांकन, यानी अपने आप जो हम अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो अपने आप हम अपना रिपोर्ट, यहाँ देखिए सेल्फ रिपोर्ट होता है। स्व आख्या का स्पेलिंग क्या होता है, इंग्लिश सेल्फ रिपोर्ट। कभी कभी एक चीज और आपको यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि दोस्तों जो क्वेश्चन आएगा हिंदी रहेगा, स्व आख्या हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन यहाँ सेल्फ रिपोर्ट कर देगा। सेल्फ रिपोर्ट का मतलब क्या होगा, आपका पर्सनल रिपोर्ट क्या है, आप अपना पर्सनल रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत करेंगे, वो तकनीकी क्या है, उसी के बारे में हमें लिखना है। तो कभी कभी इंग्लिश भी आपको रामबाण के तरीके से काम कर जाती है। आप हिंदी नहीं समझ पाइएगा लेकिन इंग्लिश देखिएगा तो तुरंत समझ जाइएगा और लिख भी दीजिएगा। तो देखिए स्व आख्या तकनीकी क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। जब विषयी अपने, यानी विषयी का मतलब आप स्वयं,
जब आप स्वयं विषयी, उसको कहा गया है, जब विषयी अपने स्वयं के व्यवहार के विषय में जानकारी देता है, सेल्फ इंटरव्यू, सेल्फ अपना ये सेल्फ परिचय, मान लीजिए कि किसी बच्चे से बोला जाता है ना कि अपना परिचय दो, तो जब बच्चा जो अपना स्वयं अपना जो परिचय देता है उसी को मायने में रखते हुए देखिए यहाँ पर विषय में जानकारी देता है, तब यह स्व आख्या सेल्फ रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, स्व आख्या सेल्फ रिपोर्ट आप लोग याद कर लीजिए प्लीज। आप लोगों इतना मेहनत करने का मतलब है कि आपको फिर से ये क्वेश्चन दोबारा ना देखना पड़े। स्व आख्या अपने आप मूल्यांकन, जब कोई बच्चा है वो अपने बारे में कुछ बताता है, सेल्फ रिपोर्ट करता है, वो सेल्फ रिपोर्ट कहलाता है, यानी स्व आख्या कहलाता है। ठीक है, तो स्व आख्या तकनीकी में मापे जा रहे व्यक्ति से उसके स्वयं के व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है, यानी जो व्यक्ति होता है उसके स्वयं के व्यवहार में उस जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज के वीडियो का हम लोग देखते हैं। ये 10वां प्रश्नोत्तर संख्या 10, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये सी टेट के लिए आपको एकदम बिल्कुल रामबाण है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आजीवन ये काम करेगा। तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, बालकों को क्या और क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल क्यूरिकुलम, देखिए यहाँ नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ठीक है, क्या है 2005 एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर थे। उनके किस क्या बोलते हैं उसको, किस, हाँ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आप, जैसे रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं उनके निबंध से, ठीक है, निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। जो एनसीएफ का निर्माण जो हुआ है, एनसीएफ के बारे में जो किया गया है एनसीएफ 2005, उसको रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मक उदार आनंद बचपन की कुंजी है। ठीक है, सृजनात्मक उदार आनंद बचपन की कुंजी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है, सभी भाषाओं में किया गया है। यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको याद करने वाली चीज है कुछ, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत, यानी एनसीएफ जो है, जो एनसीएफ का निर्माण हुआ है उसके 5 सिद्धांत हैं। और कौन कौन सिद्धांत है, ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, यानी जो एनसीएफ जो पाठ्यक्रम का निर्माण हो, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पाठ्यचर्या का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, उसको बाहर, केवल स्कूल के बाहर जीवन से भी जुड़ा है, यानी घर पर या समाज में जो बच्चा खेलता है कूदता है उसको भी इससे जोड़ा जाए। दूसरा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी जो रटंत विद्या, जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या होता है, सिलेबस जो पाठ्यचर्या है उसमें रटंत विद्या होता है। इसलिए कि आप लोग जैसे मान लीजिए बीएड कर रहे हैं तो उसका जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है, उसको रटना ही रटना है, लेकिन जो पाठ्यक्रम वो सिलेबस से बाहर की चीज होती है। ठीक है, उसको अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे, पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। तीसरा है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी जो पाठ्यचर्या है, जो आपका पाठ्य सिलेबस है, वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए। कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए। कक्षा जो बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है उसको, जैसे प्यासा कौवा आप पढ़ा रहे हैं, या मान लीजिए कि ये कछुआ और खरगोश की कहानी अगर पढ़ा रहे हैं, तो एक बच्चे को कछुआ बना दीजिए, एक बच्चे को खरगोश बना दीजिए, और उससे गतिविधि कराइए, कक्षा में गतिविधि कराइए, जिससे कि क्या होगा, बच्चों को खेलने पढ़ने में मजा भी आएगा और सीखेंगे भी, और ये कक्षा रोचक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर पर, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति
राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अस्थावान विद्यार्थी तैयार हों या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या में अंतर क्या है, क्योंकि ये आपका सिलेबस बहुत टफ है, इसको समझ थोड़ा सा केवल ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ जाइएगा। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या, तो यहाँ पर हम लोग यही समझेंगे कि पाठ्यचर्या क्या है, सिलेबस क्या है और क्यूरिकुलम क्या है। तो जो सिलेबस है आप विद्यालय में जो क्लास में, जैसे मान लीजिए कि हिंदी पढ़ाया जा रहा है, मैथ पढ़ाया जा रहा है, तो उस हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, पहला चैप्टर क्या है, उस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर क्या क्या है, वो क्या है, सिलेबस है आपका, वो पाठ्यचर्या है। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि इसको समझिएगा आप लोग, इसके बाद फिर से कोई वीडियो ना देखना पड़े। जैसे आप मान लीजिए कि विद्यालय में है, क्लास 1 में, 2 में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी क्लास हो, बीएड हो, उसमें जो सिलेबस होता है, आप लोगों को भी हम सिलेबस के अनुसार ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को भी हम सिलेबस के अनुसार ही पढ़ा रहे हैं। आपका जो बीएड का सिलेबस है, पेपर नंबर 4, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। तो वो सिलेबस के अनुसार हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिलेबस हुआ, लेकिन पाठ्यचर्या हुआ। और क्यूरिकुलम पाठ्यक्रम क्या हुआ, तो सुबह में आप स्कूल में जाते हैं, तो सुबह से लेकर के जब तक छुट्टी नहीं होती है, ये पूरी जो क्रियाकलाप है वो क्या है, क्यूरिकुलम है, पाठ्यक्रम है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, इसी शब्द को केवल समझ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। आपको क्लास 6 में मैथ में जो भी मैथ में पढ़ाया जा रहा है क्लास में, वो आपका सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। और ये पाठ्यक्रम क्यूरिकुलम का मतलब हो गया, आपने विद्यालय गया, गेट खुला, प्रेयर हुआ, प्रेयर के बाद 2 मिनट का अपना ये रोचक कोई कहानी पढ़ा गया, उसके बाद से आपने क्लास में गया, लंच हुआ, लंच के बाद फिर पढ़ाई हुआ, फिर उसके बाद छुट्टी हुआ, तो ये पूरा क्या हो गया, ये पाठ्यक्रम हो गया। अब देख लीजिए, इसको आप लोग समझ सकते हैं। इसको जैसे पाठ्यक्रम समग्र सामग्री है जो एक शैक्षिक प्रणाली में पढ़ाया जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम जो है एक समग्र सामग्री है जो एक शैक्षिक प्रणाली में पढ़ाया जाता है। सिलेबस वह दस्तावेज है, ये दस्तावेज है, सिलेबस एक तो किताब है जिसमें किसी विषय में शामिल अवधारणाओं के सभी भाग शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, ये सब सिलेबस में आता है। दूसरा क्या है, यह बालक के सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें सीखते हैं, बाहर प्रेयर में कैसे खड़ा होना है, कैसे व्यवहार करना है, लंच में कैसे क्या करना है। तो क्यूरिकुलम ये बताता है, पाठ्यक्रम ये सब सिखाता है हमें। ये सिलेबस क्या बताता है, यह केवल पढ़ने का आधार होता है, यानी रटंत विद्या ये होता है। जो सिलेबस होता है ये क्या होता है, रटंत विद्या होता है। अब देखिए इधर तीसरा नंबर, इसमें बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। क्यों भाई, क्यों इसमें सर्वांगीण, क्योंकि ये शुरू से लेकर के बालक जब घर से निकलता है तब से लेकर के स्कूल में जब पहुंचता है, वहां से जब तक छुट्टी होती है, वो पूरी क्रियाकलाप पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें केवल बौद्धिक विकास ही होता है, बच्चों के दिमाग का ही इसमें विकास होता है। किसमें, सिलेबस में। तो दोस्तों हम विश्वास करते हैं कि आप पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे पेपर नंबर 4 का। पेपर नंबर 4 का वीडियो नंबर 3 देखेंगे। 10 क्वेश्चन का सीरीज हो रहेगा। जैसे ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होते हैं, उसके बाद से हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे 50, और उसके बाद से लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो ये मेरा पेपर, चौथा पेपर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा भी चैप्टर हम लोग पेपर को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।